अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया और जैसा कि हमने AQS लाइव में आपको ख़बर दी थी वैसा ही हुआ। उसके अलावा सिविलियन के कोर्ट मार्शल का केस हुआ है और 9 मई से मुतल्लिक जो फवाद चौधरी हैं उनके जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर भी समाअत हुई है। आज जो है सिविलियन के कोर्ट मार्शल के केस में एक मरतबा फिर ना जजिस के सवाल ख़त्म हुए ना ख्वाजा हारिस साहब के दल आए। उसमें काफ़ी कुछ हुआ है, कौन सी नोक झोंक के ऊपर बात करेंगे। और जो आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ, पहले उससे शुरू करते हैं। और फिर एक और बात भी है, अपने शाहजी एक ओहदे का हल्फ उठाने वाले हैं, वो आपके साथ जिक्र करते हैं। तो जनाब पहले तो तैयब बलोच साहब से शुरू करें आज, मेरा ख्याल है ठीक है। क्या ख्याल है नासिर साहब, आपका क्या ख्याल है? अच्छी बिस्मिल्लाह करें। जी बिल्कुल ठीक है। तैयब बलोच साहब, तो हाउस की राय ये है कि तैयब साहब से शुरू करें। अच्छा, तैयब साहब से शुरू करने की क्या वजह हो सकती है? तैयब हमारा बहुत प्यारा दोस्त है और बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स देते हैं। अच्छा, और तैयब साहब से पहले कभी शुरू किया नहीं है, इसलिए इस दफ़ा तैयब साहब से शुरू करना चाहिए। और वैसे भी कमेंट्स आते हैं कि जी कल आपने तैयब को बोलने के लिए बहुत कम वक्त दिया, तो मैंने तैयब वो भी वजाहत करते हैं। वो हमारी देखने वाले अक्सर ये पूछते हैं कि तैयब की जॉब का क्या हुआ, तो आपने दोबारा बताया नहीं है। हाँ, ये देखें, एक ये भी वजाहत बड़ी ज़रूरी होगी। और एक और जो है वो नासिर साहब मौजू हम छोड़ गए हैं। मतलब आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट के होते हुए वो करेक्शन ना करें, या तो आप कुछ छुपा रहे हैं इसलिए आपने चुप कर गए आप। कौन सी करेक्शन भाई जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में जो आइनी बेंच हुआ है वो अपने खतबाज असल का स्टोरी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 फाजिल जज साहिबान जो हैं उनके केस के अंदर क्या कुछ हुआ यार, वो आप छोड़ ही गए हैं। उसकी वजह है ना कि आपने जो तैयब साहब का इतना और है ना कि वो हर चीज़ एक्लिप्स कर जाती है। लो जी तैयब साहब, आज तो मतलब है कि सारे नंबर ही ताड़े ने जनाब। अल्लाह खैर करे सर, हम तो कहते हैं हमारा ये हो रहा कायम और दायम ही रहे। खैर करे, आज तुसी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सिद्दीकी साहब आपके तवज्जो से आपके चाहने वालों ने बड़ा प्यार और मोहब्बत दिया, और जबकि जैसा कि हमने ये चीज़ आपने के प्रोग्राम से ये चीज़ आई थी आके जो बोल्ड इंतज़ामिया है उन्होंने जो है वो मुझे सैक किया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है आप के व्यूवर्स की दुआओं से बोल इंतजामिया को सैक कर दिया नहीं उन्होंने मुझे दोबारा, मैं बहाल हो गया हूँ, रिस्टोर हो गया हूँ बोल अच्छा, पे अच्छा, ही। अच्छा, तो यानी कि वही चैनल पे और उसी पे दोबारा इन सारे दोस्तों की दुआएं रंग ले आई हैं। तो एक चीज़ तो ये करेक्शन है, क्योंकि दोस्त आपसे हमसे सबसे पूछते रहते हैं। हाँ। तो आप सब की दुआओं का शुक्रिया कि उसकी बदौलत जो है वो मैं दोबारा बहाल हो गया हूँ। और दूसरा जो हम शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी खबर है जनाब, आप सबकी दुआएं जो हैं वो कबूल हुई। बिल्कुल। हाँ। और जुडिशल कमीशन में सिद्दीकी साहब आपने जो खबर दी थी ना वो ट्रू हो गई, बिल्कुल हर बार सच हो गई। हम अच्छा, भी यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा जी। यहाँ पे हमने अपने व्लॉग के अंदर कब ये कहा था और क्या कहा था, ज़रा पहले वो देख लीजिए। बिल्कुल। अल्लाह भला करे आपका। तो अली बाकर नजफी साहब और जस्टिस अकील अब्बासी आज़ाद ग्रुप के जो है उसमें से झुरमट में से निकल चुके हैं। अच्छा। और उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आईनी बेंच के अंदर आ जाएं। तो ये मेरी एनालिसिस और वो बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अगर वो थोड़ी तारीफ भी सुन लेना। अच्छा जी तैयब साहब, जी, जैसा कि आपने सुना शफी सिद्दीकी साहब के बारे में कह रहे थे। बिल्कुल मेरी राय ये थी कि जो जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस अली बाकर नजफी यही दो जो हैं अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अली बाकर नजफी तो हुए हैं, लेकिन जो सिद्दीकी साहब ने कहा था कि जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने साथ ये भी कहा था कि अपने सही सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है ना वो टूट, उनका वो जो है ना उनका ओरा ख़त्म हो गया, वो टूट गए हैं। ठीक है, उनसे अकील अब्बासी साहब जो हैं वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा हो गए हैं। तो ये दो जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब, इनको आज नामजद किया है जुडिशल कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 13 थी, अब इन दो की शमूलियत से अब वो 15 हो गई है। तो इसके साथ साथ जो है 8 और 7 वोट जो हमें ज़राए ने बताया है कि जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को 8 वोट पड़े हैं और जस्टिस अली बाकर नजवी को जो हैं
वो 7 वोट पड़े हैं। और इसमें जो हमारे जज साहबान हैं जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं, बाशमूल चीफ जस्टिस हो गए और जस्टिस जो है मंदू खेल साहब और बाकी जो जजेस हैं, उन्होंने जो है वो वोट नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने शायद जो है वो अकील अहमद अब्बासी को तो वोट दिया है, अली बाकर नजफी के मामले पे वो साइलेंट रहे हैं, अब्सटेन किया है। जबकि जस्टिस जमाल खान साहब की राय जो है वो इस वजह से उन्होंने अपनी राय दी है, उन्होंने कहा मैंने चूँकि रूल्स बनाने हैं कि नामजदगी कौन करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इस वोटिंग के प्रोसेस से अलग करता हूं। और बाकी पीटीआई के 2 वोट और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के यूं वो जो है वो मुखालफत में पड़े हैं। मुखालफत भी नहीं, एब्सटेन किया, पीटीआई ने भी एब्सटेन किया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वोट अच्छा, तो यूं वो उनके जमाल मंदो खेल साहब के मौक़िफ़ से उन्होंने जो कि वो कहा गया है वैसे तो रूल्स होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। तो नासिर साहब, चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट ना दिया या उस वोटिंग प्रोसेस से शामिल नहीं हुए उसके अंदर, आपको क्या वजह लगती है? नहीं देखें, अभी तो आपने एक तो वही बात है ना कि रूल्स नहीं है कि नॉमिनेट कौन करेगा। तो अकील अब्बासी साहब को तो वोट दिया उन्होंने। लेकिन ये नॉमिनेट तो जस्ट जो सब गौर करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो पिछले जुलाई के जुडिशल कमीशन के इजलास को गौर करें, फिर जो गुज़िश्ता जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उसको भी गौर करें, और आपको फिर उसमें से रीज़न निकलती हुई नज़र आ जाएगी। वही अपॉइंटमेंट के खिलाफ, मतलब उनके वोट नहीं दिया था उनके खिलाफ, उनके हक में। जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नजफी जो हैं उनके हक में वोट नहीं दिया उनके हवाले से जो रिमार्क्स थे कमीशन के, वो फिर हज़फ हुए। हज़फ होने में भी जो है वो 4 ये जज साहिबान थे जिन्होंने हज़फ करने के हवाले से साथ नहीं दिया था, और फिर अब अली बाकर नजफी साहब जो हैं वो हो गए। तो उनके हवाले से तो चीफ जस्टिस का एक परसिस्टेंट व्यू है ना। देखिए, जहाँ भी कोई थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी हो, चीफ जस्टिस साहब वहाँ अमूमन अपने आप को पीछे रखते हैं, और कच्ची मिट्टी तो पैर ही ना दे, गिल्ली मिट्टी थे। हाँ, तो ये सिलसिला भी हो सकता है। लेकिन ये तो पहले से मालूम था कि जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस नजफी साहब ही, बाकी नजफी साहब ही आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, और अब उनकी तादाद 15 हो गई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, पहले 13 थी, अब 15 हो गई है। अब अच्छी खासी तादाद हो गई है। तो 15 क्यों किए नासिर साहब? बन सकते हैं भैया। हाँ, अब 3 बेंच भी बन सकते हैं, 5 या कोई भी ऐसा जो रिविजिट अगर करनी हो, तो जिनमें जो बड़े बेंच हो, तो उसके मखसूस नशिस्तों वाला मामला है। बिल्कुल, तो 13 थे, अब ये 15 हो गए, तो उसको रिविजिट करने के लिए ज़्यादा जजेस चाहिए। नहीं, मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर कोई इंट्रा कोर्ट अपील तो नहीं है, वो उसमें रिव्यू है, उसमें तो 13 ही होंगे, उसमें 13, लेकिन और भी तो कुछ केसेस हो सकते हैं ना। जी हाँ, जैसे कि ये फाजिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का। तो अब देखें अब आगे क्या हालात किस करवट बैठते हैं। तो अभी आपने जिक्र किया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस के, पता नहीं किसी नए उहदे का हल्फ ले लें, लेकिन उससे पहले जो है अपना जनाब अब्बासी साहब को मुबारकबाद दीजिए। अब्बासी कौम से एक आईनी जज आ गया है। हाँ, तो अकील अब्बासी साहब, जहाज़ेब अब्बासी साहब, खबर क्या ये है कि जैसे शकील अब्बासी को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है, या खबर ये है कि नहीं शाह जी का औरा खत्म हो गया, या वो जो आज़ाद ग्रुप है उसमें हम ख्याल आज़ाद ग्रुप एक में तो कमी वाक़ हो गई है। वो जो फाजिल जज साहिबान का झुरमट था उसमें एक सितारा टूट गया। देखिए साहब, एक चीज़ जो तनकीद काफ़ी अरसे से हो रही है टैक्स इश्यूज़ के ऊपर, टैक्स केसेस पे, कि टैक्स मैटर्स के ऊपर बिलखसूस कहीं ना कहीं ये बात कही जाती है, जो आईनी बेंच है उसमें भी, कि जो टैक्स केसेस सुनने वाले वो जो जजेस हैं उनको भी जो है वो इसमें होना चाहिए। आपको याद है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हवाले से चीफ जस्टिस याहिया फरीद साहब ने ये कहा था कि हमारे जो टैक्स सुनने वाले जजेस हैं वो केसेज ही नहीं सुनते, तो इसलिए हमें जजेस लाने पड़े हैं। तो लेकिन वो क्योंकि एज आ एक्टिंग जज आए हैं तो वो आईनी बेंच में उनको शामिल नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए जस्टिस अकील अब्बासी साहब को इसलिए लाया गया है क्योंकि कहा यह जाता है कि वो टैक्स केसेस सुनने के बहुत अच्छे जज जो हैं वो माने जाते हैं। तो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के उनकी जजमेंट जो है यहाँ पे बड़ा फटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर, कस्टम एक्ट वाली।
तो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के हवाले से तो आपको आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा था मुझे कि मैंने हंसना नहीं है, और मैंने आपसे कहा था आप हंसाएंगे नहीं अच्छा, मुझे। तो मैंने क्या बात की है जिस पे आप हंसने लगे? कस्टम एक्ट का जिक्र किया ना जी मैंने। जी जी, वो ठीक है, आपकी वो बात भी ठीक है। तो बहरहाल ये वो वजह है। तो ये भी दुरुस्त है कि जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो है वो उस तरफ थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, और वो चीफ तो- जस्टिस और आईनी जजेस जी, को जो है वो वो जो कंटेम्प्ट का नोटिस भेजने के कंटेम्प्ट- फैसले के जी जी उसमें थे। में शामिल हैं। फिर उस पर ये सारी जितनी भी कंट्रोवर्सी थी इसमें वो शामिल रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग तो में भी अच्छा, और अब सब ये में। बताएं अब्बासी साहब के कौन से अहम केसेस हैं? ये 15 का नंबर तो आ गया। एक बात तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आईनी बेंचेस का जिक्र है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले ही ये वर्कलोड ये भी शिकायत कर रहे थे आईनी बेंच के जज साहबान, जैसे मुसर्रत हिलाली तो कहते थे कि हमें तो एक तनख्वाह में दुगना काम करना पड़ रहा है। तो अब आप समझते हैं कि कुछ रिलैक्सेशन होगी। और दूसरा ये बताइए कि क्या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये भी इख्तियार है कि वो किसी जज को आईनी बेंच में शामिल करने के बाद उसको आईनी बेंच से निकाल भी सकता है? ये चीज़ है। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में रूल्स के अंदर जो हैं वो आनी चाहिए कि अगर किसी जज को निकालना है, अब जैसे नॉमिनेशंस के हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के पास नहीं, तो वो तो एक तो प्रिंसिपल है ना ये कि जिसके जिम्मेदारी पास हायरिंग की पॉलिसी है उसके पास हायरिंग मतलब हु कैन हायर दे कैन इसमें कैन एक चीज़ और भी है। नासिर साहब, आपकी क्या राय है? नहीं देखें, आपको अगर ये- आपको ये इख्तियार दे दिया जाए तो आप आईनी बेंच से किस किस जज को निकालें? नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस किस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं ना, आपको याद है कि पहले 2 महीने के लिए लगे थे, उसके बाद फिर जून या जुलाई तक एक्सटेंड किए थे। मेरा ख्याल है कि ये हर कुछ अरसे के बाद ये मीटिंग्स हुआ करेंगी कि किस जज को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लाना है और किसको नहीं लाना। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक दफ़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल तो बेंच मतलब में आ आप गया, ये कह रहे हैं कि आज अगर शामिल किया जा सकता है तो आईनी बिल्कुल। बेंच से नि- अलग भी किया जा अलग भी सकता है। किया जा सकता है। और हर दफ़ा ये नए जजेस को भी मौका दिया जा सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आए, और ये भी मुमकिन है कि सबको भी लाया जा सकता है। और कोई नंबर मुतय्यन नहीं है कि कितने जज आईनी बेंच के अंदर होंगे? अनलेस कोई रूल जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पहले 17 थी, अब बढ़ा दी गई है। बिल्कुल तो आईनी बेंच तो किसी भी सूरत में कितना भी बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी कितना- बात है कि कम से कम डिपेंड 5 का हो सकता से आगे जितना 5 भी से हो कम नहीं हो सकता। तो लेकिन ये कभी रूल्स बनने हो सकता है, उसमें मज़ीद कोई डिफ़ाइन हो जाए, कोई गाइडलाइंस मज़ीद आ जाए, कोई टाइम पीरियड भी आ सकता है। सकता। आपको मखसूस नशिस्तों का केस जल्द लगते हुए नजर आ रहा है? अब तो लगता भी ऐसा है कि शायद लग जाए, क्योंकि अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तादाद अच्छी खासी बड़ी हो गई है। मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट शायद अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो ये तो जो अगले हफ्ते कैसे खत्म हो जाएगा? 28 कल अगर ख्वाजा हारिस साहब एक ने हफ्ते हम ख़त्म कराते हैं, ख़त्म ही नहीं हो अली रहा। साहब, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये हमारी वैसे कभी सच नहीं हुई, हाँ, ये सच नहीं हुई। और सिविलियन कोर्ट के हर हवाले से। खबर हमारी दुरुस्त साबित हुई है कि ये केस ख़त्म होने वाली बात जो है। ये देखें, इसमें जो मिलिट्री कोर्ट का केस है, इसमें कल ख्वाजा हारिस साहब को कहा गया कि कल ख़त्म करें, और 28 तारीख को अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि आपका मौका मिलेगा। लेकिन कोई ज़रूरी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये स्पिल ओवर हो सकता है, अगले मंडे या ट्यूसडे तक जा सकता है। लेकिन 28 ट्यूसडे की तो वो दे दी है ना। अब देखें ना, लेकिन आपके ट्यूसडे को आपके दूसरा दोस्त केस है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने लगे हैं। लेकिन वो चीफ अब वैसे उनसे हेल्प कौन लेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर जा रहे हैं सुना। चीफ जस्टिस सुना कराची चाइना जा रहे हैं किसी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में, और शायद जस्टिस अमीन साहब भी जा रहे हैं, शायद वही साहब भी है, उनका भी नाम आ रहा है। तो तो जाहिर है ऐसी सूरत में फिर कौन होगा कायम मकाम जस्टिस मुनीब अख्तर नंबर 3rd इन लाइन है ना, तो फिर वही लेंगे। किससे? वो लेंगे, वो एडमिनिस्टर करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ओथ लेंगे, लेकिन एडमिनिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर से करेंगे। तो वो बिगल बजेगा? ये मुझे नहीं पता, ये तो एक नई ट्रेडिशन है, मैंने तो कभी देखी नहीं थी, अब शुरू हुई है ये ट्रेडिशन। बजना तो- तो चाहिए। अगर वो ये चल रहा है तो फिर शायद बजे। तो तो चले चलो शाहजी चीफ जस्टिस तो बने, बेशक का मकाम ही सही। या ये देखे ना, खुद चीफ जस्टिस छुट्टी पे चले गए, उनको काम पे ये जाती है ना। तो देखे ना, आज एक कहते हैं चीफ जस्टिस के मेरे जज काम नहीं करते, छुट्टियों पे रहते हैं।
खुद वो छुट्टी पे चले गए। तो वो इतने अरसे से बेचारे काम ही कर रहे थे। अगर ये भी तो मुल्क का ही मामला है, वहाँ पे जुडिशल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, ये कोई मतलब है कि क्लाइमेट जस्टिस या कोई और मामलात में NGO पे तो नहीं जा रहे। वो एक चाइना का मुल्क है, उसने बुलाया। मुझे तो लगता है कि ये कोई चाइना का मुल्क है या चाइना एक मुल्क है? चाइना ने बुलाया, और शायद ये SCO के ही वो उसमें है, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम जो है वो एनुअली जो उसके मेंबर ममालिक हैं उनके जजेस को बुलाती रहती है। कॉन्फ्रेंस होती हाँ, है। तो शायद ये हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। अहम है हाँ, तो इस वजह से वो एक इंटरनेशनल तो मैटर है। अपना नासिर साहब, ये सिविलियन के कोर्ट मार्शल के केस में बड़ी आज नोक झोंक भी हुई है, जैसे जमाल थोड़ा सा गुस्से में भी आए, वो क्या हुआ? नहीं, वो अब्बासी साहब से पूछेंगे आपसे। जो मर्जी आपकी। नासिर साहब बता दें। नहीं साहब, नोक झोंक क्या हुई? नहीं, बेसिकली हुआ ये था कि आपको याद होगा कि कोर्ट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू अपील के बारे में फेडरल गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कुछ हमें बताएं। तो अटर्नी जनरल ने साहब ने कहा था कि मुझे टाइम दें, मैं बताऊंगा। और आपको याद है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ज़माने में भी उन्होंने कहा था कि इसके बारे में हमें डेलिब्रेशंस की ज़रूरत है, वी नीड टाइम। तो आज फिर जो एडिशनल अटर्नी जनरल हैं चौधरी आमिर रहमान, उन्होंने कहा कि वो डेलिब्रेशन चल रही हैं, स्टेक होल्डर्स से चल रही हैं, 50 साल का जूरिस्प्रूडेंस है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो इस पे जस्टिस जमाल खान साहब मंदखेल साहब ने ये कहा था कि यार ये क्या तरीका है, आप डिले कर रहे हैं, ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। जमाल मंदिर साहब ने कहा हाँ, कि डिले कर रहे हैं। आप डिले कर रहे हैं। तो इस पे आमिर रहमान साहब ने कहा था कि हम डिले नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। रादर जो ख्वाजा हारिस साहब के आर्गूमेंट्स हैं उनको हम अटर्नी जनरल साहब अडॉप्ट करेंगे। हम आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्म करेंगे कि राइट टू अपील के बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या करना है, उस हद तक बताया जाएगा जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन जस्टिस आज प्रोसीडिंग्स में आज हमारा जमाल मंदखेल साहब मोहम्मद अली मजहर साहब के साथ भी हुआ था, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही जो है वो असल में जस्टिस का वो जो है वो जस्टिस मंदखेल साहब चाह रहे थे कि ख्वाजा हारिस साहब आज ही ख़त्म कर लें, उनको टाइम दे दिया जाए। लेकिन शुरू में तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब शायद लग रहे थे वो मतलब एग्रीड थे, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि दूसरा बेंच भी है, तो उन्होंने कहा था अभी दूसरा बेंच भी लगाना है, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस का मामला था, वो 11:30 बजे केस लगना था। तो फिर जस्टिस अमीन ने यही तय किया कि कल यानी जुमे के दिन 9:30 बजे कोर्ट दोबारा बैठेगी और ख्वाजा हारिस साहब कोशिश करेंगे ख़त्म किया जाए। लेकिन आज ख्वाजा हारिस साहब ने एक बात कही है, उन्होंने कहा मैं जो हूँ अगर ख़त्म ना किए तो फिर ये 28 तक चला जाएगा केस, वैसे भी जाएगा 28। अच्छा, ख्वाजा हारिस साहब ने एक बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि मैं आर्गूमेंट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो जो सवाल किए गए मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। और वो सवाल वो भी जो रेस्पोंडेंट्स, वो देखें ख्वाजा साहब कितने तेज़ हैं, वो कह रहे हैं कि मुझसे जो सवाल किए गए मैं उनका जवाब दे रहा हूँ सिर्फ और जैसे जमाल मंदखेल अटर्नी जनरल पे डाल रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है कि तुम लोग डिले कर रहे हो। देखें ख्वाजा हारिस साहब को आर्गुमेंट में टाइम कितना लगेगा? ख्वाजा हारिस ने साहब ने एक चीज़ एक्सप्लेन ये भी की है कि मैं ऑन रिबटल नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कि ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द बेंच नहीं है, जो रिस्पोंडेंट्स ने नए पॉइंट्स इशू कर उठा दिए हैं, जो उन्होंने अपनी पिटिशन में भी नहीं लिखा हुआ या जो इम्प्यून जजमेंट में भी नहीं है, मुझे उनके भी सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा। तो बेसिकली ये है। तो जमाल खान साहब का जो नुक्ता है जिस वजह जस्टिस जमाल खान साहब का, तो जस्ट वो तो सर ठीक है। देखें एजी साहब खेलते रहने, अच्छा एजी साहब नहीं एजी साहब ने इब्तदा में जब ये केस शुरू में लगा था उमर अता बंदयाल कि हम जो है इस हवाले पे वफाकी हुकूमत से हिदायत लेके हो सकता है हम इनको अपील का हक देंगे, हो सकता है इस हवाले से हमें कोई कानून साजी करनी पड़े, ये उन्होंने कहा था। तो जब आपने शुरू दिन से ये कहा और अभी तक वो देख रहे हैं कि मंजरनामे पे कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई साजी हुई, ना ही कुछ ऐसा हुआ, तो वो भी जमाल खान साहब ने तो उस पैरा में जाके अदालत अपने फैसले देना नहीं किया। तो अपना जी ये आपको पता है ये महफिल में इस तरह काना फूसी दुरुस्त नहीं होती, तो अपना आईनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और 5 जजेस की आईनी दरख्वास्त, आज क्या हुआ उसके अंदर? और फिर नासिर साहब से मैं पूछूंगा, नासिर साहब ये पब्लिक मनी के ऊपर जो है ना ये हो रही है, आपने इसका जवाब नहीं देना है, इसका जवाब नासिर साहब ने देना है कि जजों की सीनियरिटी की पर्सनल ज़ाती मामला जज सुन रहे हैं पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर, और अगर ये दरख्वास्त डिसमिस होती है तो फिर उन जज साहिबान के साथ क्या होना चाहिए?
आ जाए जी आगे आप सिद्दीकी बताइए ना साहब, आज क्या पहले हुआ। तो- जस्टिस आपका जी। मैं ब्लॉग देख रहा था, आपने लिखा जस्टिस टोगर ने हुकूमत की मदद लेने से इनकार कर दिया। जी, वो भी मैं आपको वैसे मैंने अपने व्लॉग में भी एक्सप्लेन किया है मैं यहाँ भी बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की वो दरख्वास्त जो सबसे पहले कल आपने ब्रेक की खबर, वो डिस्कस हुई कि जी इस्लामाबाद बार ने दरख्वास्त वापस लेने की करारदाद भी मंजूर कर ली है और वो डॉक्यूमेंटेशन पेश भी कर दिए हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि हमने तो ये फैसल दरख्वास्त, सिद्दीकी साहब कौन है? वो भी वकील हैं ना इसमें, किसके? इस इस्लामाबाद बार की इस्लामाबाद बार के वकील थे नासिर साहब? हाई- अब आपके इस्लामाबाद हाई दोस्त कोर्ट वकील बार नहीं के। रहे? नहीं, ये नहीं पता हमें, हो सकता है वो किसी और बार के वकील भी हो सकते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अब वो वकील नहीं रहे। तो वो फिर फैसल उस सिद्दीकी पे साहब फिर बड़ा अफसोस है वैसे। यासीन आज़ाद साहब, नासिर साहब यासीन आज़ाद नाम है ना उनका, यासीन आज़ाद नहीं है, आज़ाद रियासत आजाद। वो रियासत- रियासत आज़ाद, लेकिन वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है। फॉर्मर प्रेसिडेंट, लेकिन आज जो अपील हुए थे वो अटर्नी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आए थे। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस शहजाद, वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि हमने ये फाइल की हुई है बाकायदा जो है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने उस पर रेजिस्टेंस नहीं किया कि जी मेरी मंजूरी के बगैर कैसे दाखिल नहीं, कर दी? लेकिन उन्होंने ये कहा था ये मैंने नहीं जमा कराया। मैं पीछे नहीं हट रहा। तो इस पे फिर वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने पूरी रेजोल्यूशन पढ़ी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कल की, और उन्होंने रीजंस बताई हैं कि चूंकि जजेस अब खुद उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है तो अब हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं बनता। अब हम प्रॉक्सी नहीं कह हाँ, सकते। नहीं, प्रॉक्सी वाली बात तो खैर नहीं की यार। तो बहरहाल वो तो यही फिर वो बनता है। ऑर्डर फिर वो ऑर्डर लिखवाया गया जी कि ये वापस लेने की बुनियाद के ऊपर खारिज की जाती है। डिसमिस। दूसरा मामला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों को भी नोटिस किया था, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस सोमरो और खादिम हुसैन सोमरो खादिम और हुसैन जस्टिस सोमरो और जस्टिस मोहम्मद मोहम्मद आसिफ आसिफ। रेकी। तो इनके बारे में क्या ये खुद आप आर्ग्यू करेंगे या कोई आज़ादाना अलग से वकील कर रहे हैं ये? तो इस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि मुझे बताया गया है कि ये इन तीनों जजेस की जानिब से यानी पैगाम पहुंचाया गया है कि हमने कोई वकील नहीं करना और आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा इस पे हमें इस पे कबूल इसे होगा। कहते हैं ग्रेस। सिर मत्थे थे। जी, तो वो भी फिर उनको ऑर्डर नुकसान क्या है यार? सिद्दीकी साहब फील द डिफरेंस। ये माइक एक साइड पे 3, एक साइड पे 5। देखें, 3 ने लिटिगेशन में आने से इनकार कर दिया कि ठीक है जो आप फैसला करेंगे हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते। इट मीन कि वो अपने हलफ पे कारबंद है कि हमने हमारे पास जो मामला आएगा सिर्फ हम उसे देखते हैं। हमारा काम नहीं है कि जुडिशरी में अदालतों में जाकर दरखास्तें जमा कराएं या उनके जवाब देते रहें। उन्होंने कहा जो भी आप फैसला करेंगे मंजूर होगा। और बाकी जो 5 हैं उनका नासिर भाई ने आपने सवाल किया था वही देंगे कि वो ज़ाती मुकदमे में कैसे आ गए। वैसे नासिर साहब ये बताएंगे आपकी क्योंकि बहुत ज़्यादा जान पहचान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, आपने पता किया कि मुनीर मलिक साहब, हामिद खान साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने कितनी फ़ीस लिया जजेस से? नहीं, मुझे देखें ये एक पर्सनल प्रिविलेज है, ये नहीं पूछा जा सकता। अच्छा। ये अमूमन ऐसा हुआ है जैसे बहुत सारे वकील मतलब प्रो बोनो पेश हो रहे हैं? हाँ, वो प्रोबोनो भी हो जजेस सकता के है। सामने से हो सकता है जजेस की तरफ से प्रो बोनो पेश हो रहे हैं। आपको याद होगा मुनीर मलिक साहब ने पहले भी शायद पैसे नहीं लिए थे, अब लेकिन काइस फाइसा के केस में? मेरा ख्याल है कि इसमें पैसे नहीं लिए थे उन्होंने। अच्छा। बहरहाल अमूमन ये ग्रेस शो करते हैं बड़े जो वकला हैं, वो अमूमन प्रोबोनो ही अपीयर होते हैं। तो ये गरीब के लिए तो नहीं पेश होते। देखिए ये एक प्रोफेशनल लॉयर है ना, प्रोफेशनल लॉयर है ना गरीब के लिए नहीं होता, अमीर के लिए होता है। यार। लॉयर का काम तो अपीयर होता है होना ना, उनको जो इंगेज करेगा। बहुत सारे आपको याद है बेशुमार लोग, बेशुमार वकला प्रोबोनो तो आते हैं। नासिर साहब अब इस पे चले ना कि भाई आपके इल्म में नहीं है, पैसे लिए भी हैं, नहीं, फीस देखिए ली ये है, नहीं प्रिविलेज ली है। चीज़ें होती हैं, हाँ। ये डाइवर्ज नहीं की। अगर अच्छा। मालूम भी होगा तो डाइवर्ज नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आगे फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या कहा? तो जब उन्होंने ये बात बताई तो फिर उसके बाद आईनी बेंच ने ये पूछा जी कि हमने सूबों से यानी एडवोकेट जनरल से भी जवाब मांगे थे, तो क्या जवाब आ गए हैं? तो इस पे एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा आ गए। उन्होंने कहा जी कि हमने जवाब तो जमा नहीं करवाया, हमने जवाब जमा करवाना है, लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन पे बात कर रहा हूँ कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस की पटिशन है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
सूबाई हुकूमत केपी खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वो इन उसने कहा कि 5 जजेस को पिटीशन सपोर्ट को करते हैं। सपोर्ट कर रही है। वो कैसे सपोर्ट नहीं कर सकते थे यार? आप बिल्कुल भाई, ठीक, आप इमरान बिल्कुल खान ठीक इस वजह से कह PTI रहे के हैं। वकील हैं अदरीस अशरफ साहब, और उस पिटीशन इमरान खान में बजाते खुद इन जजेस के दिफा के लिए आए हुए और हैं। इमरान खान ने अपनी पिटीशन में खुद लिखा है कि ये जो 5 जजेस हैं ये विदाउट फेयर, बगैर किसी खौफ के, और वो मेरे जो केसेस हैं उनके ऊपर फैसले कर रहे थे, तो इसलिए जो है इनके साथ ये हुआ है। तो ये अदरीस अशरफ साहब की जो पिटीशन है इमरान खान की, ये उसमें इस बात का इजहार है। तो वो भी फिर ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया है जी कि ये हुआ। फिर उसके बाद मुनीर मलिक साहब ने एक एतराज़ किया। उन्होंने ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने रिप्लाई तो फाइल कर दिया है, लेकिन उस रिप्लाई के साथ रिकॉर्ड नहीं है। यानी कंसेंट लाहौर हाई कोर्ट से आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई। मतलब जो उसके तो अंदर जिक्र किया गया कि किस तरह समरी मूव जी, हुई जी, और उसकी सपोर्टिंग एविडेंस के ऊपर वो रिकॉर्ड नहीं लगाया गया। जी। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि हमारे पास सारा तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और हम फाइल कर देंगे। चलो, मतलब है कि ये अदरीस अशरफ साहब की वो इस्तदा जो पिछली वो एक्चुअली दरख्वास्त पे थी, अटॉर्नी वो जनरल हो साहब ने कबूल। अटॉर्नी जनरल साहब ने एक और बात भी बताई थी कि हमने इसलिए पेश नहीं की क्योंकि ये डिस्प्यूट ही नहीं था। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जो लास्ट हियरिंग, उससे मुझे यही इंप्रेशन मिला था कि चूंकि ये नोटिफिकेशंस वगैरह ये अंडर डिस्प्यूट नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी पेश करने की। तो इसलिए हमने सिर्फ क्योंकि वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने अदरीस अशरफ साहब को ये कहा था ना, जब उन्होंने कहा कि जी रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट को सिविल कोर्ट बनाना चाहते हैं, वो डांट भी दिया था उन्होंने। तो इस पे उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ कंसाइज स्टेटमेंट इशू किया क्योंकि मामला सिर्फ सीनियरिटी का था। और इस और आर्टिकल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने तो ये कहा था ना नासिर साहब कि नोटिफिकेशन सामने है हमारे, हमने तो आर्टिकल 200 और 201 जो है ना उस 200 को उसको इंटरप्रेट करना है। बहरहाल वो अब ये मामला चला गया ट्यूसडे को, क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि आज हम सिर्फ मिनिस्ट्रियल काम करेंगे, ये चेक करेंगे कि नोटिस इशू हो गए हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्या कोई वकील आएगा। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने यही कहा कि मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है लेकिन मैं चेक कर लूँगा, तो देख लेंगे। इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई कौंसिल नहीं अपीयर हुए, वो देखा जाएगा कि क्या तरीका और होगा। हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को भी तो फरीक बनाया गया था ना मेरे ख्याल में, जो क्योंकि उन हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को वो सीनियरिटी लिस्ट प्रोवाइड करने को कहा है कि जो हाई कोर्ट्स की जो सीनियरिटी लिस्ट है वो सामने ले आएँ, कंसल्टेशन करके एडवोकेट जनरल रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार से। तो वो भी अगली दफ़ा मंडे तक शायद वो भी आ जाए। ठीक हो गया। तो इस तरह से फिर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ दिन। देखें एक सवाल बात है, आपका रह गया कौन सा? कि यार ये जो 5 जजेस हैं ये अपने ज़ाती मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं अपने नासिर भाई को। हाँ नासिर साहब, ये मैंने कहा था कि यार देखें बात सुने, मैं इसका सिर्फ एक सिंपल अगर ये जवाब इनकी दूंगा, दरख्वास्त डिसमिस हो गई तो क्या होना सिंपल एक चाहिए? जवाब दूंगा, मैं कोई लंबी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द जजेस है वो आप पढ़ लें, उस पर ये लिखा हुआ है कि कोई जजेस जो है ना किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा या वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें उसकी पर्सनल कंसर्न हो या पर्सनल बेनिफिट हो रहा हो। इन मामला से वो दूर रहेगा। और वो जजेस हैं वो मतलब यानी उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पॉइंट नहीं होगा, कोई किसी की एलिगेशन नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप देखें तो कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा हुआ है कि अपने ज़ाती मामलात को उजागर नहीं करना चाहिए। अच्छा नासिर साहब, आज मैं देख रहा था, ये आपने ये बात की और फिर वो बात से बात निकल गई। तैयब बलोच आज एक इंतहाई अहम शख्सियत से गुफ्तगू कर रहे थे और वो शख्सियत कही थी कि सलमान अकरम राजा का बजने वाला है बाजा। मतलब है कि सलमान अकरम राजा की सेक्रेटरीशिप जो है PTI की शायद वो ख़तरे के अंदर है और अगले 1 महीने के अंदर शायद कोई तब्दीली रूनमा हो जाएगी। तैयब साहब, सर मुझे आपके पास सुना बड़ी इतलात हैं, बड़ी ख़बरें हैं सर कि वो एक इजलास के अंदर क्या हुआ, किसने किसको मुक्का मारा। सर बात बड़ी सादा सी है, एक ही पार्टी है और उसमें शायद वो लीरो लीर हो रही है, कुत्तो कुत्ती हो रही है।
मैं ये वर्ड है, ये आम सा वर्ड बाहम है, दस्तो गिरेबान आप व्हाटएवर जो भी वर्ड इस पे फिट करे आपस नहीं, में। पहले तो मुझे वो जूतियों में वाकया दाल बताएं। बांट रही है। मुझे वो वाकया बताएं ना कि वो क्या हुआ। एक साइड पे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान सर बैरिस्टर गौर हैं चेयरमैन, राजा साहब की जो है बैरिस्टर वो- गौर हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, सलमान अकरम राजा वो सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल जो है पीटीआई। और इन दोनों का आपस में फाइट हुआ और फाइट हुआ फिजिकली। और बताने वाले ने ये बताया, डॉन में खबर भी आई थी, हाँ, ये डॉन कि में आपस खबर आई जो है थी, वो- लेकिन उसमें फाइट को उन्होंने ये नहीं था। ये नहीं आपकी था। खबर ये है, खबर ये कि है- आपस में लड़ाई हुई। बैरिस्टर गौहर के मुक्के की गूंज जो है ना वो अभी तक सुनाई दे रही है। बैरिस्टर गौहर ने गुसंद मारा, मुक्का मारा उस सलमान अकरम राजा तो साहब किसी ने को। बीच बचाव नहीं कराया उनमें? बीच बचा कराया, छुड़वा तो लिया। तो किसने किसको पकड़ा? अच्छा वो जुनेद हैं वो जो मर्दान वाले, और वो इन्होंने वो जो पीटीआई की हाँ, पूरी कोर किया उन्होंने बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर को पकड़ा। गौहर को पकड़ा, लेकिन वो और सलमान राजा साहब को किसने, उमर अयूब साहब किसने हाँ, पकड़ा? उमर अयूब साहब ने पकड़ा। और फिर जो है वो इतनी जो पकड़ा पकड़ी में भी जो वो जो दस्तो गिरेबान थे वो मुक्का वो मार दिया, मुक्का लगा उनको, कहीं पे भी लगा लेकिन मुक्का लगा, और उस मुक्के की गूंज आ रही है। और ये दोनों हमारे वो तो एक साइड पे पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सेक्रेटरी जनरल एक चेयरमैन है, और दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ वकील भी हैं, ठीक है, यहाँ पे भी पेश होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि वो किस नहज पे उनका फाइट जो है वो चला गया है पीटीआई का। तो इसी वजह से आपने जो कहा पीटीआई में बड़ी एक तब्दीली जो है विद इन पार्टी वो भी आने वाली है। अब हो सकता है सलमान अकरम राजा, वैसे भी ये एक चीज़ है कि सलमान अकरम राजा जब से जनरल सेक्रेटरी जनरल बने हैं, हमारे सबीउल हसन ने ये उसकी खबर की थी कि वो गैर कानूनी तौर पे बनाए गए, कोई इलेक्शन और वो नहीं हुआ, सिर्फ नामजद हो गए और नोटिफिकेशन हो गया। तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बैरिस्टर गौहर का कौन सा इलेक्शन हुआ है? वो भी तो क्या कहते हैं नाज़िर साहब, डिफेक्टो चेयरमैन, वो तो सही मंसूर चेयरमैन मंसूर अली शाह मखसूस ने चलो सिक्कों के केस में। इसको तो 8 जजेस का फैसला सपोर्ट कर रहा है ना, इसकी चेयरमैनशिप को, वो तो अभी तक वो तो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा उसमें एक चीज़ और भी है कि असल में हो ये रहा है कि जो देखें सेक्रेटरी तैयब साहब ने- हैं, नाज़िर साहब तैयब की खबर आप ये देखें, नहीं, उनकी तैयब खबर की ठीक मार है। देखें क्या है। नहीं खबर उनकी ठीक है, क्योंकि ठीक ये है, मेरे और में भी ये- है। वो उसमें एक और आपके चीज़ इल्म भी में भी है? हाँ तो दसी क्यों नहीं? जहाँ ये बात हो रही थी वो मैं भी था। Anyhow, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेक्रेटरी साहब जो है ना शो कॉज कर रहे हैं मुख्तलिफ मेंबर्स को जो पार्टी के हैं कि डिसिप्लिन की आपने खिलाफ वर्जी की है। शुनीद ये है कि खान साहब जो है इमरान खान साहब ने उसको भी उन्होंने भी इनको माइंड किया है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी में ये नहीं होता कि हर एक को शो कॉज है देते रहें, या डिसिप्लिन उस तरह मेंटेन नहीं हो सकता जिस तरह एक तो इमरान खान साहब ने गुलाल अली को तो शोकॉज नोटिस दिया था। हाँ, लेकिन वो और बात है ना, अब की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस तरह जो है ना, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन भी तो बरकरार रखना है। सेक्रेटरी जनरल की लेकिन- अपनी एक हैसियत होती है। सलमान अकरम राजा साहब तो चेयरमैन की भी तो पाकिस्तान होती है के ना। जो बहुत बड़े बड़े ज्यूरिस्ट हैं उनके अंदर हैं। देखिए ना उनका सफर जो है वकालत का, कितने बड़े बड़े केस असल में ना एनआरओ का केस, पनामा का केस, इमरान खान के लेकिन केस। उनका प्रैक्टिकल वो नहीं है ना, कैरियर नहीं है। ये वकील तो बहुत अच्छे हैं, सियासी तौर पे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि पीटीआई में जो है ना हर बंदा जो है वो किसी की तरफ से नॉमिनेटेड है। ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो आपको पता है वेस्टेड इंटरेस्ट तो हर जगह मौजूद होते हैं ना। हाँ, वो नाज़िर साहब एक जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं जो पीटीआई के, उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि ये ना हो कि किसी दिन पता लगे कि वही शेर अफजल मरवत वाली के इमरान खान साहब को पीटीआई से निकाल दिया गया है। तो वो बड़े हंसे और कहने लगे अब पता नहीं पीटीआई रहती भी है कि नहीं रहती है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये बात को कन्फर्म किया कि सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के ऊपर कुछ तब्दीली हो सकती है और विद इन अ मंथ हो सकती है। जी, तो ये जो तैयब जो खबर दे रहा है इस पे रऊफ़ हसन के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी बुरा भला वहाँ पे कहा गया था काफ़ी ज़्यादा। दूसरी बात, ये असल जो डिस्प्यूट है इस पे शेर अफजल मरवत ने एक इंटरव्यू में बात की है। उन्होंने ये कहा कि जो सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के उमर अयूब, उनसे बाकायदा अलीमा खान साहिबा ने ये कहा उनको, उमर अयूब को, ये शेर अफजल मरवत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आप रिज़ाइन दें, और उनसे रिज़ाइन कहा गया करें और फिर सलमान अकरम राजा को बनाया गया। तो उनका जो रिज़ाइन है वो बैरिस्टर गौहर ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो अभी तक क्योंकि बातें तो बहुत ऐसी चल रही एक्सेप्ट हैं। नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। और प्लस इधर से उसमें- इनका भी नोटिफिकेशन हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब अलीमा बाजी के साथ जो है वो मिल के और पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर कब्जा करने की कोशिश के अंदर है। बहरहाल जी ये उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है और इधर उधर से सुनने को मिलती हैं। और ये बातें जो हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ही जो
लोग हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। अब पता नहीं इनमें कितनी सदाकत है। क्या कहते हैं, द्रोग बगर्दने रावी। तो AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, और आपके साथ आज हमने बहुत सारी खबरें शेयर की। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और अपना कमेंट जो है वो ज़रूर करते रहा करें। तो जनाब जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस बाक़िर नजफ़ी आइनी बेंच के अंदर शामिल हो चुके हुए हैं, और दूसरी तरफ जो खबर मंसूर अली शाह साहब की दिली आरज़ू पूरी होने वाली है। और वो हमारे दोस्त कहा करते थे, एक जो चल रहा था कि मुनीब अख्तर साहब हल्फ ले लेंगे मंसूर साहब से, वो जब चीफ जस्टिस बनने का मामला था, तो बस उसके अंदर ट्विस्ट इतना सा है कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुल्क से बाहर होंगे उस दौरान में 1 हफ़्ते के लिए। शराय दोस्तों से AQS लाइव से इजाज़त चलाने के बाद।